गरीब की ग्रेजुएट बेटी को मिला अनपढ़ रजवाड़ा ससुराल। क्या हुआ सौम्या, इतना उदास क्यों बैठी है? माँ, वो कॉलेज की फीस जमा करना है, वरना मुझे एग्जाम नहीं देने को मिलेगा। अरे बस इतनी सी बात के लिए तो उदास बैठी है। फीस ही तो जमा करना है, मैं कर दूंगी। लेकिन माँ, पैसे कहाँ से आएंगे? इन सब चीजों की तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी पैसों का जुगाड़। तू बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं गरीब हूँ, तेरे पापा गरीब थे और हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे पूरी पढ़ाई पढ़ाऊंगी और फिर कल मेरा मानसिक वेतन मिलेगा तो फीस जमा हो जाएगी। थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छी हैं। फिर इसी तरह शर्मिला सौम्या की फीस भरती है और उसकी पढ़ाई पूरी करवाती है। इसी तरह एक दिन। अरे क्या हुआ माँ, आज इतनी खुश क्यों हो? ये देख, ये लड़का कैसा है, तेरे साथ इसकी जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी। मैंने तेरी शादी तय कर दी है। ये शहर के हैं और बहुत ज्यादा अमीर भी। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। देख बेटी, ऐसा नहीं होता। हर लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और फिर इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। लेकिन माँ, देख बेटी, तू पढ़ी लिखी है, तुझे भी एक पढ़ा लिखा अच्छे घर खानदान का लड़का मिलना चाहिए, जहाँ तू खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। और फिर शहर में शादी होने से तेरे सारे शौक भी पूरे हो जाएंगे। मान जा बेटी मेरे लिए। अच्छा ठीक है माँ, आप जैसा कहें। फिर घर में शादी की तैयारी चलने लगती है। चारों ओर खुशी का माहौल छाया हुआ था। वैसे मैंने सुना है कि तेरी शादी होने वाली है, वो भी शहर में। अब तो तू राज करेगी, राज। वही तो, जितने शौक उसके गांव में पूरे नहीं हुए थे उतने शहर में होंगे। ऊपर से इसका ससुराल भी कितना अमीर पढ़ा लिखा है, इसलिए तो इसके मजे ही मजे होंगे। अरे तो हमारी सौम्या भी कम थोड़ी ना पढ़ी हुई है, पूरी ग्रेजुएट पास है। इसे पढ़ा लिखा ससुराल ही मिलना चाहिए था। वैसे सौम्या, हमें भूल मत जाना। भला मैं कभी तुम लोगों को भूल सकती हूँ? इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और सौम्या की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन। अरे आप सब, मुझे ही बुला लिया होता, मैं आ जाती। ये सब छोड़ो, ये देखिए, मैं आपके लिए मुंह दिखाई में पहनने के लिए ये गहने और कुछ कपड़े लाई हूँ। आज शाम को ही इन्हें ही पहनकर तैयार हो जाना। क्या, इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने? मुझे तो इन सब की बिल्कुल भी आदत नहीं है। और फिर आजकल ऐसे कपड़े कौन पहनता है? बहू, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो हमारे पूर्वज से चली आ रही प्रथा है, भला कभी ये बदलता है क्या? और फिर भाभी, हम सब ने भी तो ऐसे ही कपड़े पहने, तो आप भी पहन ही सकती हैं, क्योंकि आप इस घर की नई नवेली बहू जो हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि लोगों के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन मैं इतनी भारी भारी गहने कैसे पहनूंगी? अरे ये सब हमारी खानदानी रीति है। खानदान से याद आया, हमारा वो खानदानी हार, नौलखा हार, वो तो है ही नहीं। जाओ बेटी, लेकर आओ, तुम्हारी भाभी आज मुंह दिखाई में उसे पहनेगी। हाँ, मैं तो भूल गई थी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। क्या, एक और हार? बहू, ये हार हमारे पूर्वजों के जमाने का है। ये हार मुंह दिखाई पर हर नई बहू इसे पहनती है। प्रभावती ने भी पहना था और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर चक्रवर्ती देवी सौम्या के हाथ में सारा सामान रखकर चली जाती है। हे भगवान, ये कैसे कपड़े गहने हैं, ये सब मैं कैसे पहनूंगी? मुझे तो देखकर चक्कर आ रहा है। इतने भारी भारी गहने कपड़े, मैंने तो आज तक साड़ी भी नहीं पहनी। अरे क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बैठी हो और इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें तैयार नहीं होना? परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतने भारी गहने कपड़े कैसे पहनूं? और फिर कपड़े भी ऐसे पुराने जमाने के, ऐसे कपड़े आजकल कौन पहनता है? अरे तो क्या हो गया, ये तो हमारी परंपरा है और इसे सदियों से सब निभाते आ रहे हैं। और फिर देखो, मैंने भी तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं, सिर पर पगड़ी, धोती, कुर्ता। अब जल्दी नीचे चलो। ठीक है, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। फिर सौम्या जैसे तैसे कपड़े पहनती है और फिर सारे गहने और फिर लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे नीचे हॉल में पहुंचती है। और ये लगता है बहू सिर्फ दिखने में ही सुंदर है, वरना संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। देखो ना, घूंघट भी नहीं लिया है। अरे हाँ, रजवाड़ी खानदान की बहू होने के बावजूद सर पर घूंघट नहीं है। पूरी मान मर्यादा को बहू ने चुटकियों में खत्म कर दिया। अरे लिया तो है घूंघट, ये देखिए। हाय हाय हाय, लगता है संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। सच में बड़ों के सामने इस तरह से कहती है। कहाँ लिया है तूने घूंघट? रजवाड़ी खानदान की बहू होकर ये नहीं पता कि घूंघट कैसे लेते हैं। रजवाड़ी खानदान में तो बहू बनने का क्या फायदा? रजवाड़ी खानदान की बहू होकर ये नहीं पता कि घूंघट कैसे लेते हैं रजवाड़ी खानदान में, तो बहू बनने का क्या फायदा? अरे आप लोग, अरे भाभी शांत हो जाइए, ये देखिए ऐसे लेते हैं घूंघट। काजल सौम्या का मुंह पूरी तरह से घूंघट से ढक देती है।
हाँ अब ठीक है ना माँ? हाँ अब लग रही है ना रजवाड़े खानदान की बहू, अब ठीक है। चलो आओ बहू, अभी यहाँ पर बैठो। ठीक है माँ जी। सौम्या जैसे ही चलना स्टार्ट करती है वो लड़खड़ा के गिरने लगती है। आउच! क्या हुआ भाभी? मुझे तो घूंघट के पीछे से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मैं चलूं कैसे? बहू चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर बिठा देती हूँ और फिर धीरे धीरे इस तरह तो तुम्हें चलने की आदत हो ही जाएगी। क्या मतलब धीरे धीरे चलने की आदत हो जाएगी? क्या रोज इस तरह घूंघट लेकर रहना पड़ेगा? हाँ तो हम सबने भी तो घूंघट लिया है, फिर तू तो सबसे छोटी है, ऊपर से नई नवेली बहू है, नाक तक तो तुझे घूंघट लेकर रहना ही होगा। अच्छा बैठ जा। प्रभावती, देवी और काजल मिलकर सौम्या को सिद्धांत के बगल में बिठा देते हैं और मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। एक बात तो है, आप लोगों ने बहू बड़ी अच्छी लाई है। अरे बहू कैसी अच्छी हुई, देखा नहीं था आपने घूंघट नहीं लिया था इसने, वो तो काजल बिटिया ने पहनाया है। अरे तो क्या हो गया, देखो अब लिया है ना इसने घूंघट और अब पूरी रजवाड़ी खानदान की बहू लग रही, किसी की नजर ना लग जाए इसको। हाँ वो तो है, भले बहू को नहीं पता था लेकिन बहू ने सीखने की बहुत कोशिश की है और देखो एकदम रजवाड़ी खानदान में ढल गई है पूरी। अरे इन्हें मैं अच्छी कैसे लग रही हूँ? मैं तो ऐसे कपड़े पहनी हूँ जैसे लोग पहले गांव में पहना करते थे, और ये लोग शहर में भी ऐसे कपड़े पहनते, ऊपर से इतना घूंघट। मुझे तो बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं ये लोग चलते कैसे हैं। मुझे तो और एक पल भी इस घूंघट में नहीं रहा जाएगा, और ना ही इस कपड़ों में। मेरा गला दर्द करने लगा इतने भारी भारी गहने पहनने से। इसी तरह कुछ देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सौम्या जैसे तैसे अपने कमरे में जाती है। फाइनली कमरे में आ गई, अब घूंघट हटा सकती हूँ। उफ, इतना बड़ा घूंघट, पता नहीं लोग चलते कैसे हैं इसमें। मैंने तो आज तक साड़ी भी नहीं पहनी और यहाँ आकर मुझे क्या पहना दिया गया। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी सारे गहने खोलती हूँ। वैसे भी पूरा हाथ पांव सब दर्द हो रहा है इतने भारी गहने पहनने पर। फिर सौम्या बैठकर सारे गहने उतारने लगती है और एक एक करके गहने उतारने में रात के 2 बज जाते हैं। ये भगवान, इतने सारे गहने पहने थे मैंने, इन गहनों को निकालने में ही 1 घंटा चला गया। इन सबको पहन कर तो मैं ऐसी लग रही थी जैसे गांव की कोई देहात कांवड़ हो। कहीं से मैं लग रही हूँ कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। इसी तरह सौम्या इन सब चीजों से परेशान जैसे तैसे अपना लहंगा खोलती और फिर सो जाती है। हे भगवान बहू, आप इतनी देर तक कैसे सो रही हैं? सुबह के 4 बज गए हैं, आप अब तक नहीं उठी। हमारे घर में तो अब तक पूजा भी हो जाती है। भाभी उठिए, भाभी उठिए। अरे क्या हो गया, सुबह के 4 बजे कौन उठता है? हे भगवान बहू, आप कैसी बातें कर रही हैं? सुबह के 4 बज गए हैं, हमारे यहाँ तो अब तक पूजा हो जाती है और 5-6 बजे तक लोग नाश्ता कर लेते हैं और आप अब तक सो रही हैं। जल्दी उठिए। क्या सुबह के 3 बजे सब उठ जाते हैं? हाँ भाभी, हम सब 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे सुबह सुबह कौन उठाता है? ये सब तो अब गांव में भी नहीं होता, पहले ही हुआ करता था। भला शहर में इतनी जल्दी कौन उठाता है? बहू आप इस घर में नई आई हैं, इसीलिए मैं आपको माफ कर रही हूँ। दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही परंपरा है और हम अपनी परंपरा के साथ ही जीना उचित समझते हैं। हाँ भाभी, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज आपकी पहली रसोई है। ठीक है। फिर सभी लोग कमरे से चले जाते हैं। सौम्या भी साड़ी पहनकर हॉल में आती है। हे भगवान, तौबा तौबा, ये क्या देख लिया मैंने। राम 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 राम। अरे तौबा तौबा तौबा, अरे हमारे घर की बहू है ऐसे, न सर पर घूंघट है। अरे भगवान राम बचाए, क्या देख लिया। अरे बहू तो इस तरह क्यों खड़ी है और ऐसे क्यों आ गई नीचे? क्या हुआ माँ जी? काजल दौड़कर सौम्या के पास जाती है और घूंघट से उसका मुंह ढक देती है। भाभी आप घूंघट लिए बिना पापा के सामने कैसे आ गई? बहू मैं मानती हूँ कि तू नई नवेली बहू है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू बिना पल्ला लिए घर में घूमेगी। क्या मैंने घूंघट नहीं लिया था इसलिए ससुर जी ने ऐसा किया? हाँ तो कुछ नहीं। अच्छा बहू, अब जाइए और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कीजिए, साथ में कुछ मीठा जरूर बनाइएगा। हाँ भाभी, और जो भी सब्जी वगैरह आपको काटनी होगी वो चॉपर में मत काटिएगा। वो क्या है ना कि पहली रसोई पर चॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे बहू संभाल कर, देख कर चलो। कैसे देख कर चलो? इस इतने बड़े घूंघट के पीछे से तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं बहू, जब मैं भी नई आई थी ना तो मुझे भी आदत नहीं थी, कुछ दिनों में तुझे भी आदत लग जाएगी।
ठोकर खाता जैसे तैसे सौम्या किचन में पहुंचती है और घूंघट हटा देती है। भगवान, कैसे घर में मेरी शादी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं शहर में नहीं बल्कि गांव के किसी देहात एरिया में आ गई हूँ। मुझे देखकर तो कोई बता भी नहीं सकता कि मैं पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की हूँ। कि तभी वहां से राणा प्रताप किचन में आते हैं और सौम्या को देख लेते हैं। बहू। काजल, ये ससुर जी ऐसे खांस क्यों रहे? पानी क्यों नहीं पी लेते? अरे भाभी, पापा आपको देखकर खांस रहे हैं, जल्दी से घूंघट लीजिए। ओह अच्छा, मुझे तो तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर में भी रीति रिवाज है, लेकिन ऐसे नहीं। समय के साथ ये सभी बदलते रहते हैं। और फिर ससुर जी ने घर में इतनी बड़ी पगड़ी क्यों पहन रखी है? भाभी, ये सब हमारे रीति रिवाज है और हम सब ऐसे ही रहते हैं। वैसे सौरी ये क्या होता है? अरे वो आपने कल अंग्रेजी में कहा था ना। क्या सॉरी? हाँ वही। तुम्हें सॉरी बोलना नहीं आता? हाँ, तो मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ। क्या तुमने पढ़ाई नहीं की? लेकिन क्यों? पैसा घर सब कुछ है। तो फिर काजल। तौबा, ये मैंने क्या सुन लिया बहू? तू अपनी नंद को नाम से क्यों बुला रही है? क्योंकि माँ जी वो मुझसे छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ? तुम्हारी ननद है तो तुम उसे नाम से नहीं बुलाओगी और आप करके बात करोगी। और पढ़ाई क्यों नहीं की का क्या मतलब है? लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और वैसे भी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है माँ जी, हम सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए और पढ़ाई तो जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये सब चोचले मुझे ना समझाओ बहू। अपना रसोई का काम संभालो और हाँ, घूंघट लेकर ही खाना बनाना। अगर ससुर जी आ गए तो। काजल बेटी, आप चलो यहाँ से, बहू को खाना बनाने दो। ये भगवान, ये लोगों की सोच एकदम पिछले जमाने की। ऐसा लगता है 1990 ईस्वी में मैं आ गई हूँ। इतने अमीर होने के बावजूद पढ़ाई नहीं की और एक माँ है जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद मुझे पढ़ाया लिखाया। इसी तरह सौम्या जैसे तैसे घूंघट लेकर ही सारा खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। भाभी, आप यहाँ पर खाना क्यों सजा रही हैं? खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ही सब खाते हैं ना। हाँ, हम सब डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, लेकिन जब कोई रस्म या पूजा होती है तो हम सब जमीन पर खाना खाते हैं। आप सबका खाना जमीन पर लगा दीजिए। सभी लोग जमीन पर आलती पालती मार के बैठ जाते हैं और सौम्या सभी को खाना परोसने लगती है। सभी खाना खा रहे थे और सौम्या सब्जी दे रही है। गलती से सब्जी थाली की जगह सिद्धांत के ऊपर रख देती है। अरे सौम्या, खाना थाली में डालना था, ना कि मेरे ऊपर। सॉरी, मुझे घूंघट से दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ भैया, माफ कर दीजिए भाभी को। लेकिन वैसे ये सॉरी क्या होता है भाभी? सॉरी को हिंदी में माफी मांगना कहते। इसीलिए पढ़ाई बहुत जगह जरूरी होती है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। बहू, तू फिर शुरू हो गई पढ़ाई के लिए। थोड़ी देर पहले काजल को समझा रही थी और अब अमित को। पढ़ाई लिखाई कभी काम नहीं आती और लड़कियां घर से बाहर निकल कर जाएंगी, कितनी बेइज्जती होगी। सौम्या बिना कुछ कहे सभी को खाना परोसती है और अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। बोल रही थी माँ को शादी नहीं करनी, लेकिन नहीं। अच्छा घर है, अमीर शहर में जाओगी तो अपने शौक पूरे करोगी। यहाँ घंटा मेरे शौक पूरे होंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ। हाँ बेटी बोल, आज मुझे कैसे फोन किया? मिल गई तुझे फुर्सत? और बता ससुराल कैसा है? मजे कर रही है ना तू? मैंने तो पहले ही कहा शहर में शादी करेगी, ऊपर से अमीर घर में। क्या माँ, आपने तो मुझे फंसा ही दिया। ये लोग अमीर तो हैं, लेकिन इनकी सोच पिछले जमाने से भी पिछली है। तो ऐसा क्यों बोल रही है? अगर आप इन लोगों के कारनामे सुनेंगी ना तो आप भी यही कहेंगी। पता है आपको, ये लोग मुझे नाक तक घूंघट लेकर रहने को बोलते हैं और सुबह 3 बजे जगाकर भी डांटते हैं कि इतनी देर तक क्यों सो रही थी। और तो और ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहनने को देते हैं। इतने गहने पहने हैं ना मैंने, जितने किसी के लॉकर में भी नहीं होते। कमर करनी, बाजू बंद, इतना बड़ा हार कि कमर तक आता है। क्या? हाँ माँ, हाँ मैं सच कह रही हूँ। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बेटी, शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है और अब तो तेरी शादी भी हो गई है। और वैसे भी तूने प्रोफेसर की पढ़ाई की है तो समझ ले ये तेरी परीक्षा है और तुझे इसमें पास करना है। तू ही अब सबको पढ़ाई लिखाई का महत्व समझा और फिर तू तो प्रोफेसर है, तेरे लिए आसान भी होगा। माँ, इन्हें कुछ भी नहीं पता, सॉरी का मतलब भी नहीं पता। देख बेटी, अब जो होना था हो गया, अब आगे का सोच और उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व समझा, तभी तू वहाँ अच्छी तरह रह पाएगी, क्योंकि अब तुझे पूरी जिंदगी काटनी है। चल, अब मैं बाद में फोन करती हूँ। इतना कहकर शर्मिला फोन काट देती है। मेरे ख्याल से माँ सही कह रही है। अब मुझे ही इन सभी को पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाना होगा। आखिर मैं ग्रेजुएट भी तो हूँ।
इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और सौम्या को जैसे ही मौका मिलता है वो सभी से पढ़ाई लिखाई का जिक्र करती है, लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं है। इसी तरह एक दिन घर के बाहर सब्जी वाला आता है और घर में सभी लोग सोफे के ऊपर बैठे थे। सौम्या खड़ी होती है। माँ जी, सब्जी खत्म हो गई, मैं जाकर बाहर से ले आऊं? अरे क्या बहू घर से बाहर जाएगी? अरे कोई इसे समझाओ, हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती। इसने बाहर जाने का सोचा भी कैसे, वो भी बाबूजी के सामने। माफ कर दीजिएगा, इसे पता नहीं था। तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ माँ जी, अगर बाहर सब्जी लेने नहीं जाएंगे तो सब्जी कौन लाएगा? इतने दिन हो गए तुम्हें हमारे साथ रहते हुए, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती और ना ही अपने बड़ों के सामने आती है। तुम इस तरह से ससुर जी के सामने क्यों गई? और फिर रही बात सब्जी की, तो वो कोई और ले आएगा, तुम चिंता मत करो। सभी लोग हॉल में होते हैं, तभी अमित बोलता है, बाहर का मौसम कितना अच्छा है, लगता है बारिश होने वाली है। क्या बारिश होने वाली है? हे भगवान, छत के सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं जल्दी से उन्हें उतार कर लाती हूँ। क्या बहू छत पर जाएगी? फिर तो बाहर से सब्जी वाला दुकानदार सभी लोग बहू को देख लेंगे। नहीं, होने दे कपड़े गीले, लेकिन तू छत पर मत जाना। क्या अब छत पर भी नहीं जा सकती? आजकल के जमाने में इतना कौन सोचता है? भाभी, ये सब हमारी पुरानी रीति रिवाज है, इसको ऐसे मानना होगा। अरे ये गलत है, तुम सही से हिंदी भी नहीं बोल पा रही हो, एक लाइन में तुम ना जाने कितनी बार ग्रामर गलत बोलती हो। भाभी आप समझ गई ना, छोड़िए। सौम्या बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? मेरे ससुराल वालों को तो हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती। किसी ने अगर मुझे इस हालत में और मेरी ससुराल वालों के साथ देख लिया ना, तो पढ़ी लिखी गंवार समझेंगे। कहीं से मैं लग रही हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ? ग्रेजुएशन किया है मैंने, क्या फायदा? इतने में सौम्या को उसकी दोस्त का फोन आता है। और बताओ सौम्या, कैसी हो तुम? शादी के बाद तो तू भूल ही गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अमीर घर में, ऊपर से शहर में शादी हो गई, अब तो इधर उधर घूम ही रही होगी। वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी शादी तय हो गई। अगर तू आ पाए तो जरूर आना। मेरे ससुराल वाले ज्यादा अमीर नहीं है, बस पढ़े लिखे हैं। अब मैं उनकी पढ़ाई का अचार थोड़ी ना डालूंगी। काश वो भी तेरी तरह अमीर और पढ़े लिखे दोनों होते। अच्छा चल, माँ बुला रही है, आकर दोबारा फोन करूंगी। अब इसे मैं कैसे बताऊं? यहाँ मैं आजाद नहीं बल्कि कैद हो गई हूँ। ना बाहर जाना है, ना छत पर, और घर में भी इतना बड़ा घूंघट। इसे लगता है कि मेरे परिवार वाले अमीर भी हैं और पढ़े लिखे भी, लेकिन इसे कौन समझाए? इसी तरह अगले दिन, भाभी मेरे लिए एक गिलास चाय बना दो। देवर जी, काश आपने पढ़ाई कर ली होती। पहले तो गिलास नहीं गिलास होता है, और दूसरा चाय नहीं चाय होता है। और एक गिलास चाय कौन पीता है? एक कप चाय पीते हैं। हाँ भाभी, आप समझ गई ना, काफी है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। सौम्या को जब मौका मिलता है वो तब अपने परिवार वालों को पढ़ाई का महत्व बताती है। इसी तरह एक दिन, याद से कल आ जाना मेरी पार्टी में। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना, उसके घर एक पार्टी है, तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। जी जी ठीक है। फिर शाम होते ही सभी लोग तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं। 2 घंटे से कार की खिड़की भी बंद है, ऊपर से इतना हेवी लहंगा। खिड़की खोल दीजिए ना, मुझे वॉमिटिंग लग रहा है। नहीं नहीं, खिड़की नहीं खोलना, वरना खिड़की से लोग बहू को देखेंगे। लेकिन मैंने तो घूंघट लिया है। अरे फिर भी सभी की नजर बहुत खराब होती है, घूंघट के अंदर से भी देख लेंगे। मुझे वॉमिटिंग लग रहा है। वो क्या होता है? भाभी का मतलब है उन्हें उल्टी आ रहा है, मैंने फोन में सुना था। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, बहू की उल्टी करना है। हे भगवान, इन लोगों में तो बात करने की भी तमीज नहीं है। पढ़ाई लिखाई की होती तो शायद थोड़ी तमीज आ जाती, और एक मैं ग्रेजुएट जो इन पागलों के साथ फंस गई। इसी तरह सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद, तेरी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, बचपन में जैसे साइन करता था वैसे ही तो अभी भी करता है। नहीं नहीं, अब दूसरी तरह से करता हूँ। चल झूठ मत बोल। अरे मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो इस कागज पर साइन करके दिखा। हाँ रोक, अभी करता हूँ। ऐसे इस पर साइन मत कीजिए, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। अरे हाँ, इस पर तो कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अरे ये तो मेरे पोते के स्कूल में छुट्टी के लिए लिखा था, और वैसे भी कौन सा मैं तेरी प्रॉपर्टी हड़प रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। लगता है आपकी बहू को हम पर विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी मुझे अंग्रेजी पढ़ने थोड़ी ना आती है। और बहू तुम चुप हो जाओ।
फिर राणा प्रताप उस पेपर पर साइन कर देता है और फिर इसी तरह कुछ देर हंसी मजाक चलता है। कुछ देर में सभी घर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? हमारा जो भी बिजनेस, जो भी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर ने हड़प ली और अब कह रहा है कि उस बिजनेस में अब हमारा कोई हिस्सा नहीं है। क्या? अब हम क्या करेंगे? और ये सब कैसे हुआ पता है? पता नहीं भाभी, अभी तक हम लोगों ने पुलिस से बात की है और कल अदालत में इस बारे में बात होगी। आप लोगों ने केस कर दिया, लेकिन आप लोगों के पास कुछ सबूत तो है ना? अब सबूत की क्या जरूरत है, मैं बोल तो रहा हूँ। कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ सबूत की जरूरत होती है। खैर, आपको कैसे ही पता होगा, पढ़ाई की होती तो पता होता। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। सभी लोग बहुत परेशान थे। किसी ने खाना भी नहीं खाया और अगली सुबह कोर्ट में। हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे और अब इसने पूरा बिजनेस धोखे से हड़प लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, इस पेपर पर इन्होंने खुद साइन किया है और एकदम असली साइन है। कितनी अच्छी तरह से, कितनी अच्छी साइन है। मैंने इसे हड़पा नहीं है। इन्होंने मुझसे पैसे लेकर मेरे नाम पर कर दिया है इसे, और अब झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसने मुझे झूठ बोला था कि ये इसके पोते के स्कूल के पेपर हैं, तो मैंने बस ऐसे ही साइन कर दिया। क्यों? आपने पढ़ क्यों नहीं लिया? मुझे अंग्रेजी नहीं आती। सोचिए जज साहब, इसे अंग्रेजी नहीं आती, उसका इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है? सबूत और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए मुकेश जी की बात सच है या घोषित किया जाता है और इस बिजनेस में राणा प्रताप का कोई हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए। जज अपना फैसला सुनाकर चले जाते हैं और सभी लोग हताश निराश होकर घर लौटते हैं। उस दिन भाभी ने सही कहा था, पापा आपको कागज पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन मैं कैसे पढ़ता? कागज इंग्लिश में था और मुझे नहीं इंग्लिश आती। देखा, मैंने इसीलिए कहा था कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। आज अगर आपने और सभी घर वालों ने पढ़ाई की होती तो हमें ये नौबत देखने को नहीं मिलती। अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते तो आज हमारा बिजनेस हमारा होता, किसी और का नहीं। मेरे ख्याल से बहू सही ही कह रही है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आज हम सबने पढ़ाई की होती तो ये नौबत नहीं आती। ना ही पापा उस पेपर पर साइन करते और ना ही ये सब कुछ होता। भाभी सही थी, हम एकदम गलत थे। बहू, आज तेरी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें इस बात का एहसास हो गया कि अपनी परंपराओं के साथ हमें आधुनिक तौर तरीकों को भी समझना और सीखना चाहिए। लेकिन क्या फायदा अब समझ में आने का? अब तो हम पढ़ भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी आप सभी लोगों को पढ़ाई, और अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। सिर्फ बिजनेस ही है, हम दूसरा बिजनेस तैयार कर लेंगे। सौम्या सभी को सद्भावना देती है, जिससे सभी का मन हल्का होता है। चलिए, अब सब कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिए। वो कैसे लिखते हैं? देखिए, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं। इसी तरह सौम्या अक्सर सभी को पढ़ाने के बारे में बोलती और पढ़ाई की वजह से सभी की सोच में बदलाव आने लगा, जिसके कारण गहने, कपड़े, इन सभी चीजों में भी सुधार आ गया।